हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 7 है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें हम इसके पार्ट 4 तक पहुंच चुके हैं। इसके पार्ट 1 में हमने पढ़ा था भाई क्वेश्चंस, जो जितने भी इसमें पार्ट हम कर रहे हैं सब में हम बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। जिसमें हमने पार्ट 1 में क्या किया था, 1 में हमने दूरी सूत्र के आधार पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद सेकंड में हमने सेक्शन फॉर्मूला यानी कि विभाजन सूत्र, उसके आधार पर क्वेश्चन किए थे। थर्ड पार्ट के अंदर हमने दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। और आज चौथे पार्ट में हम करने वाले हैं कि भाई निर्देशांक ज्यामिति में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं, यानी क्षेत्रफल के आधार पर जो क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से बनते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो भाई साथ में बने रहिए, मजा आने वाला है आखिरी तक। तो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है। चलो भाई यहां पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 26वां क्वेश्चन है। इससे पहले 25 क्वेश्चन हम पिछले 3 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, और ये 26वें क्वेश्चन में हम देखेंगे भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो यहां कह रहा है बिंदु ए बी सी, भाई 3 बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, ठीक है, से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर क्या बता रहा है कि भाई ये 3 बिंदु हैं, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब भाई क्षेत्रफल के बारे में मैं पहले बताऊं तो भाई एक त्रिभुज मैंने बनाया पहले ए बी सी। देखो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि भाई इस क्षेत्रफल को निकाला कैसे जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बस 2 मिनट का काम है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ की बात करते हैं भाई x1 y1 है, ठीक है, इसको हमने माना x2 y2 है, और ये आ गया x3 y3 है, ठीक है भाई। ये चीज हमारे पास आ गया, तीनों बिंदु तीनों निर्देशांक हमारे पास है। अब हमें देखना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। एक तो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई क्षेत्रफल ABC निकालने का फॉर्मूला ये होता है हाफ गुने में आधार गुने में ऊंचाई। भाई ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां ना हमें आधार दे रखा है ना हमें ऊंचाई दे रखी है, तो हमें नहीं पता भाई कैसे निकलेगा। यानी ये फॉर्मूला यहां नहीं लगने वाला, तो ये कैसे निकलेगा। तो यहां पे क्या करेंगे हम, तो हाफ ही रहने देंगे, हाफ तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद बाकी क्या आएगा, तो यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा, और छोटा सा फॉर्मूला क्या है, तो इसमें हम लिखेंगे भाई x1 y2 y3 x2 y3 y1 प्लस में x3 y1 y2। भाई ये फॉर्मूला हमने कर दिया कंप्लीट, ठीक है, ये यहां से ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो गया। यानी कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला होगा। अब ये मत बोलना कि ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, याद पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, हम भूल जाएंगे। नो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका याद करने का। तो क्या, तो भाई आपको जस्ट 1/2 तो याद रहेगा, भाई इतनी चीज तो याद रहेगी। उसके बाद यहाँ पर x1 x2 x3 ये तो लगातार है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। x1 x2 x3 बस ये तो सिंपल था, लगातार लिखा हुआ है। उसके बाद अंदर जो y2 3 3 1 और 1 2 लिखा है, इसको बस इतना याद रखो कि भाई क्या 23 31 और 12, इतनी चीज को याद रखो। 23 31 12 इस तरह के चीजों को याद रखोगे तो फॉर्मूला कंफर्म अपने आप याद। कैसे भाई, 23 का मतलब क्या है 2 3, 31 का मतलब क्या है 3 1, और 12 का मतलब क्या है 1 2। भाई हो गया 23 31 12 से कंफर्म, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। ओके, इस तरह से आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल माइंड में रख सकते हो। ओके, अब ये फॉर्मूला आपके पास आ गया है, आपको पता चल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अब हम इसके क्षेत्रफल को निकालेंगे जैसा कि प्रश्न में कहा हुआ है। प्रश्न में हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, और इस बिंदु से हमें कह रखा है कि इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो वही हम करने वाले हैं। चलो भाई ठीक है, इसको मैं करता हूं इरेज, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और उसके बाद हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ जी, इसमें ए बिंदु हमें दे रखा है 3 2, तो हमने 3 2 लिखा। बी बिंदु है 11 8, भाई वो भी लिख दिया। सी है 8 12, ये भी लिख दिया। भाई ये 3 बिंदु आ गए हमारे पास। अब इसके हल में आते हैं।
ठीक है, जैसे इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, भाई त्रिभुज ए बी सी में हम देख पा रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बिंदु है वो 3 2 है, ठीक है, बी बिंदु है वो 11 8 है, और सी बिंदु है वो 8 और 12 है। चलो भाई ये 3 बिंदु तो हमें दे रखा है, डन। अब इसके अंदर हमें क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है, यानी मुझे लिखना है यहां पर भाई क्षेत्रफल किसका, ए बी सी का, ठीक है। अब क्या करना, आप जब भी ये क्वेश्चन करो तो इसमें एक पेंसिल से निशान लगा लेना। क्या, तो मैं पेंसिल के लिए अलग कलर यूज कर लेता हूं, आप जस्ट यहाँ पे कर लेना कि भाई ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और ये x3 है और ये y3 है। अपने नॉलेज के लिए, अपने मतलब कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए आप ऐसा रख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, फॉर्मूले में क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला हमारे पास जो है वो 1/2 है, ठीक है। उसके बाद भाई x1 है, ठीक है, फिर 23 और उसके बाद x2 31 और x3 और 12। भाई ये हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया जो कि हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ओके, अब जो भी वैल्यूज है उसको यहां पर रखो और सीधे आंसर आएगा। भाई करें क्या, बिल्कुल करते हैं। भाई यहां पर हमने लिखा 1/2, ठीक है। x1 की बात करें तो भाई 3 है तो हमने यहां पर लिखा 3, ठीक है। y2 की बात करें तो कितना है भाई 8, तो 8 लिखा। y3 की बात करें तो कितना है 12, तो 12 लिखा, ठीक है। प्लस में x2 की बात करें, x2 कितना है 11, तो हमने 11 लिखा, ठीक है। y3 की बात करें तो y3 कितना है 12 है तो 12 लिखा, और y1 कितना है तो भाई 2, तो 2 लिखा। x3 की बात करें तो भाई 8 है तो ये भी 8 लिख दिया हमने, और y1 की बात करें तो भाई ये 2 है 2 लिख दिया, और y2 की बात करें तो ये 8 है तो 8 लिख दिया। हमने जस्ट जो जो वैल्यूज थी उसको रख दिया है। एक बार चेक कर ले, दोबारा चेक कर ले। देखो यहाँ पे भाई x1 3 है तो 3 लिखा, y2 कितना है तो y2 8 है तो 8 लिखा, y3 12 है 12 लिखा है, बिल्कुल ठीक है। x2 कितना है 11 लिखा है, y3 12 है 12 लिखा है, y1 2 है 2 लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। x3 कितना है भाई 8 है 8 लिख दिया। उसके बाद y1 कितना है 2, तो 2 लिख दिया। y2 कितना है तो वो 8 है तो 8 लिख दिया। मतलब हमने जो वैल्यूज थी उसको यहाँ पर पुट कर दिया और हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। आपको भी यही करना, एक बार वैल्यूज पुट करके चेक दोबारा कर लेना। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे गलतियां जाती है, हम x1 की जगह x2 रख देते हैं, तो इस चीज को में गलतियां ना हो तो इसके लिए आपको एक बार वेरीफाई भी कर लेना। ओके, चलो भाई ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या हो रहा है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई 1/2, तो चलो ठीक है। 8 में से 12 गया तो भाई -4, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 है, मतलब -12 आएगा। चलो ठीक है, 12 में से 2 गया तो 10 बचा, और 10 को 11 से गुना करेंगे तो 11 दाएं 110 हो जाएगा, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर 2 में से 8 गया, कितना बचा तो भाई 6 बचा, और 8 6 48 होगा, तो यानी -48 लिख दिया हमने, ये भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई -12 और -48 कितना होगा, तो भाई 50 60 हो जाएगा, और 110 में से 60 गया, कितना बचा तो भाई 50 बचा, तो हम लिख सकते हैं 50/2, और इसको जब हमने काटा तो ये 25 आ गया, और ये आ गया 25 वर्ग इकाई। भाई 25 वर्ग इकाई हो गया, यानी स्क्वायर यूनिट हम कह सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको यूनिट ना दे रखा हो तब आप इसमें लिखोगे वर्ग इकाई, ठीक है। इसको आपने लिख दिया वर्ग इकाई, डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना सीख लिया यहाँ पे कि भाई कोई भी त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ये क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल वाला क्वेश्चन अगर आएगा, अगर तो एग्जाम में सिंपल वाला क्वेश्चन आता है तो भाई ऐसा आता है, ठीक है, जिसमें आप देखोगे बस 3 बिंदु दे रखे हैं और इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, इसको थोड़ा सा और एडवांस किया जाएगा और वैसे क्वेश्चन भी देखते हैं भाई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेसिक है बिल्कुल, कि अगर आपको ये आ गया तभी आगे आप आएगा, और ये नहीं आएगा तो आगे नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई ये तो आना चाहिए, तो भाई इसमें तो कुछ था ही नहीं, जस्ट फॉर्मूले में इसको रखना और कुछ भी नहीं, डन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कैसा होगा। इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया है, मैं इसको करता हूं इरेज। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो 27वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके निर्देशांक ये 3 बिंदु है निर्देशांक, यानी कि मैं फिर से बनाता हूं एक त्रिभुज। यहां पर ये हो गया भाई ए बिंदु हो गया, ठीक है, ये बी बिंदु हो गया और ये सी बिंदु हो गया। ए की बात करें तो ये हो गया हमारे पास जो कि है टी,
और t-2, ठीक है। b की बात करें तो क्या आएगा, t+2 और t+2, ठीक है। इसकी बात करें तो क्या आएगा, ये आ रहा है भाई t+3 और t, भाई ये चीज हो गया, ठीक है। हम यहां देख पा रहे हैं भाई 1 2 3 तीनों बिंदु हमारे सामने आ चुके हैं। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद इसने कहा है, क्या कहा है, इसने कुछ कहा है, कुछ ट्विस्ट सा कहा है। क्या कहा है कि भाई सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके निर्देशांक ये हैं, इसमें t के मान पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये कह रहा है इसका जब आप क्षेत्रफल निकालोगे, जो भी क्षेत्रफल आएगा वो t के मान पर डिपेंड नहीं करता। t का मान कुछ भी रख दो, आंसर सेम आएगा, ये कहना चाहता है। अरे भाई ऐसे कैसे भाई, यहाँ पर तो t है, t का मान बदलोगे तो भाई क्षेत्रफल बदलना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि अगर t का मान आप बदलते हो तब भी क्षेत्रफल पे कोई डिपेंड नहीं होगा। यानी कि जब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा उसमें t होगा ही नहीं। जब भी आपको कहे ना कि t के मान पर निर्भर नहीं करता, यानी आंसर जो आएगा उसमें t नहीं होना चाहिए। जब t होगा ही नहीं तो इस पर निर्भर कहां से करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। तो चलो भाई ठीक है, इसमें चेक करते हैं भाई कैसे क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं, हल लिखते हैं। हल की बात करें तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं भाई त्रिभुज ABC में इसमें a की बात करें तो a कितना है, तो t और t-2 है, ठीक है। और b कितना है, तो ये t+2 और t+2 है, ठीक है। और c की बात करें तो t+3 और t है। चलो भाई ये चीज हो गया, ओके। यहां हम देख रहे हैं t-2, t+2, t+2, t+3 और t, ये तीनों चीज लिख दी है। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल याद करना है। तो क्षेत्रफल के लिए हम यहां पर लिखेंगे क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल, ये निकाला जाएगा। अब इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा है भाई, x1 23, ठीक है, और x2 31 और x3 और 12, ये फॉर्मूला आ गया। अब बोलोगे सर अगर हम कंफ्यूज हो गए, ऐसा कुछ हो गया कि हमने x को y समझ लिया, y को x समझ लिया और बाहर बाहर y लिख दिया, अंदर अंदर x लिख दिया, तब क्या गलत हो जाएगा? तो भाई इसमें बड़ा अच्छा बेनिफिट है। अगर आप कंफ्यूज होते हो कि x की जगह y की जगह x लिख देते हो तो भी आपका आंसर ठीक होगा। यानी अगर इसी फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिखूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ कि भाई y1 और x2 माइनस x3 प्लस y2 x3 माइनस x1 प्लस y3 x1 माइनस x2, अगर आपने ऐसा लिख दिया, यानी y को बाहर लिखा और x को अंदर लिखा, ठीक है, तब भी आंसर ठीक होगा। यानी ये फॉर्मूला भी ठीक है और ये फॉर्मूला भी ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख लो, ठीक है भाई, दोनों में से कोई भी लिख लो। बस एक चीज ध्यान रखना, x है तो वो बाहर ही सारा x रहेगा और y अंदर है तो सारे अंदर ही रहेंगे। इसमें अगर y बाहर है तो सारे y बाहर होंगे और x अंदर है तो सारे x अंदर होंगे। डन। तो हम किसी एक से ही सॉल्व करेंगे, दो से थोड़ी सॉल्व करेंगे। चलो भाई ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि कभी आपको ऐसा दिखे तो आप ये मत समझना कि आपका गलत हो गया, वो भी ठीक ही जाएगा। ओके चलो यहाँ की बात करें भाई 1/2। अच्छा क्या करते हैं, पहले इसमें x1 y1 रख लेते हैं जिससे कि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई ये आ गया x1, ये हो गया y1, ये x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3, ये चीज़ आपके पास आ गया। अब इसको हम डायरेक्ट उठा के रख देंगे, ठीक है, रख देते हैं। यहाँ पर हमने लिखा भाई x1 कितना है तो t लिखा, ठीक है, y2 कितना है तो भाई t+2 माइनस में y3 कितना है t है तो सिर्फ t लिखा, x2 कितना है तो x2 है t+2, ठीक है, और उसके बाद y3 कितना है तो t है और y1 ये है, ठीक है, और ये माइनस में है। भाई माइनस में जब इसको अगर मैं माइनस में लिखूं तो t वाला पोर्शन माइनस का आएगा और ये माइनस वाला पोर्शन प्लस का आएगा। भाई ऐसे ही होता है भाई, जब माइनस करते हैं तो साइन बदलते हैं, मैंने वही लिख दिया। डन, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई x3 पे, x3 कितना है तो t+3, ये भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद y1 की बात करें, y1 कितना है तो t-2, तो ये लिखा हमने t-2।
और उसके बाद माइनस में y2 आएगा, y2 कितना है, t+2 है और माइनस में जा रहा है, यानी ये दोनों चीजें माइनस में हो जाएगी, यानी हमने लिखा t और -2। चलो भाई ये चीज आ गई है। अब देखते हैं जो कट रहा है काटते हैं, जो गुना हो रहा है गुना कर देते हैं। जैसे कि हमने देखा इस टी से ये टी कट गया, ठीक है, इस टी से ये टी कट गया, ठीक है, और इस टी से ये टी कट गया, भाई तीनों के अंदर वाले टी तो गायब हो गए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई 1/2 तो बाहर ही है, इस टी को अंदर गुना करेंगे 2 टी आएगा, ठीक है, इस t+2 को जब अंदर गुना करेंगे तो 2 से गुना होगा ये, तो ये गुना होगा तो क्या आएगा 2t आएगा, और 2 को जब हम गुना करेंगे 2 से तो ये 4 आएगा, ठीक है। यहाँ की बात करें तो भाई क्या होगा, तो यहाँ पर 2 और 2 4 हो रहा है, -4 हो रहा है। अब -4 को जब गुना करेंगे तो t से गुना होगा तो -4t होगा, ठीक है, और -4 को 3 से करेंगे तो -4 12 आ जाएगा। भाई ये आ चुका है हमारे पास, ठीक है। इसमें देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, तो भाई देखो 2 2 4t है और प्लस का 4t और माइनस का 4t है, यानी मैं इससे इसको काट सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 4 में से 12 गया, कितना बचा, तो ये बच गया भाई -8, ठीक है। अब एक चीज देखिए, मैं इसको अगर काटता हूँ, इसको अगर 2 से काटूं तो ये आ रहा है भाई 4, यानी कि आंसर कुछ आ रहा है -4। क्या -4 आंसर लिख दूं, ठीक रहेगा। तो एक चीज याद रखना, जब भी क्षेत्रफल में कभी भी नेगेटिव में आ जाए, यानी आंसर कभी नेगेटिव में आ जाए, तो उसको नेगेटिव में ना लिखकर पॉजिटिव में लिखना है। मतलब अगर ऋणात्मक आ रखा है, माइनस साइन आ रखा है, तो माइनस साइन को ना लिखकर प्लस का साइन लिखना है, जोड़ का निशान यहाँ पर लिखना है। और वो क्यों लिखना है ये बताइए। भाई इसको तो मैंने आंसर लिख दिया 4 वर्ग इकाई, भाई ये आंसर आ चुका है इसका, 4 वर्ग इकाई। भाई 4 वर्ग इकाई मैंने लिख दिया, तो अब यहाँ पर ये 4 क्यों लिखा, -4 क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको बता दूं कभी भी क्षेत्रफल नेगेटिव में नहीं होता। यानी आप ये जैसे कि यहाँ देख रहे हो बीच का ये क्षेत्रफल है, भाई कुछ तो क्षेत्रफल होगा, नेगेटिव में कैसे जाएगा, नेगेटिव में नहीं जा सकता, ठीक है ना, नेगेटिव में जा ही नहीं सकता। तो ये नेगेटिव में कभी नहीं आएगा, माइनस में कभी नहीं आता, यानी माइनस में जब आए भी तो उसको प्लस में लिख के आंसर लिखना। ओके, तो ये 4 इकाई हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, क्षेत्रफल निकालें, तो नहीं, क्वेश्चन में बोला था कि इसका क्षेत्रफल जो भी है लेकिन वो टी पर निर्भर नहीं है, यानी टी का मान अगर कुछ रख दिया जाए अलग अलग तो अलग आएगा, अलग नहीं आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, आंसर तो 4 आ रहा है, और इस 4 में कहीं टी है, भाई नहीं है। अब 4 में टी नहीं है तो चाहे टी का कुछ भी मान रख लो, आंसर 4 ही आएगा, याद रखना। टी का कुछ भी मान रख लो, चाहे 100 भी रख दोगे ना इसमें, तब भी 4 आएगा, 1000 रख दोगे तब भी 4 आएगा, ठीक है। यानी इसमें हमने प्रूफ कर दिया है कि ये एबीसी का क्षेत्रफल जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल टी पर निर्भर नहीं करता। तो यहां पर लिखेंगे तब क्षेत्रफल एबीसी बराबर है 4 वर्ग इकाई, तब यह टी पर निर्भर नहीं करता। डन, तो ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये भी एक आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको बताया गया है टी पर निर्भर करता है कि नहीं करता। यहीं पर आखिरी में बच्चे फंस जाते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है, भाई नंबर एक नंबर तो कट ही जाता है। तो ऐसा नहीं होगा। अब मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, और आपको बस करना क्या है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। यानी ये क्वेश्चन यहाँ तो समझ में आ गया, इसको एक बार अपने आप से जरूर करके देखना। अपने आप से करोगे तो ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। ओके, चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस तरीके का है। ओके, चलो भाई। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में हम यहां देख रहे हैं, यदि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं BC CA AB का मध्य बिंदु DEF है, ठीक है भाई, तो निर्देशांक ज्यामिति से सिद्ध कीजिए कि क्षेत्रफल DEF बराबर है 1/2 क्षेत्रफल ABC के। अब ये इसको मैं बनाता हूं यहाँ पे। ये चीज हो गया हमारे पास, लिखा हमने A B और C, ठीक है। इसने कहा है BC CA और AB। BC कौन सा भाई, ये वाला BC है। BC में मध्य बिंदु उसका D है, ठीक है। एक चीज याद रखना है, जो क्रमशः का मतलब क्या होता है, देखो क्रमशः का मतलब ये होता है कि पहली वाली भुजा के साथ पहला वाला है, यानी इसमें मध्य बिंदु की बात हो रहा है तो पहली भुजा का मध्य बिंदु ये पहले वाला है, दूसरी भुजा का दूसरे वाला है, तीसरी भुजा का तीसरे वाला है। यानी BC का मध्य बिंदु D है जो कि मैंने लिख दिया, उसका CA का मध्य बिंदु E है। CA कौन सा है, तो ये है, ये हमारे पास E दे रखा है,
और उसके बाद एफ मध्य बिंदु है ए बी का। भाई ये आ गया, ठीक है भाई। एफ है जो ए बी का मध्य बिंदु है, ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है, और डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद आते हैं भाई, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कहा है डी ई एफ का क्षेत्रफल, यानी इसको अगर मैं मिला दूं तो इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो बीच में है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 1/4 है पूरे क्या कहते हैं, पूरे त्रिभुज का, बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, चलो भाई इसके हल पे आते हैं, कैसे होगा ये। तो यहां पर एक चीज देखिए कि जैसे ही हम देखेंगे इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस कंडीशन से क्या होगा, दोनों मध्य बिंदु को जब हम लाइन ज्वाइन करते हैं तब ये रेखा इसके समांतर हो जाती है। ये हमने पढ़ा था मध्य बिंदु परिमेय, या फिर आप कहो तो बीपीटी में भी यही पढ़ा हुआ है। बीपीटी में ये पढ़ा हुआ है कि अगर इनकी भुजाएं समान अनुपात में हैं तो ये जो रेखा जो इन दोनों भुजाओं को काट रहा है वो नीचे वाली भुजा के, यानी तीसरी भुजा के समांतर होगा। बीपीटी में यही पढ़ा था, ठीक है। और मध्य बिंदु परिमेय सिर्फ मध्य बिंदु के लिए था, जो कि है ये, तो उसमें भी वही चीज बात कही थी। डन। तो हम यहाँ पर मध्य बिंदु परिमेय से एक चीज कह सकते हैं कि भाई इस रेखा में ये रेखा इसके समांतर है, ठीक है। लेकिन क्या कहा गया यहाँ पे ये कहा गया है तो निर्देशांक ज्यामिति से सिद्ध कीजिए। देखो दो तरीके से सिद्ध करने के, एक तो जैसे मैंने बताया कि भाई बीपीटी से इसको इसके समांतर किया और उसके बाद क्या दिखेगा भाई, ये रेखा। चलो मैं वो चीज़ कहते हैं ना जो डायरेक्टली है वैसे करके बता देता हूँ, फिर हम फाइनली निर्देशांक ज्यामिति से करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ये रेखा इसके समांतर होगा इस वजह से, और ये जो त्रिभुज है, ठीक है, ये जो त्रिभुज है इसके अंदर ये इसके आधा भी होता है, हाँ ये भी चीज़ है, बीपीटी में भी पढ़ा था, ये इसका बीसी का आधा भी होता है। तो आधे का मतलब ये इसके बराबर भी है, समांतर भी है, ये चीज़ आ गई है। और बराबर और समांतर है, इसका मतलब इसके विकर्ण जो होगा, ये जो समांतर चतुर्भुज इसका विकर्ण इसको दो सर्वांक्षण त्रिभुजों में विभाजित करता है, यानी इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह से इसका क्षेत्रफल इसके बराबर होगा, उसी तरह से इसका इसके बराबर होगा, यानी चार क्षेत्रफल बराबर होंगे। तब मतलब ये बड़ा क्षेत्रफल जो 4 के बराबर है और छोटा ये 1 के बराबर है, और वही चीज़ यहाँ पर सिद्ध करने के लिए कही थी, ठीक है। लेकिन हमें वैसे नहीं करना, हमें निर्देशांक ज्यामिति से करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए यहाँ पर इसके निर्देशांक लिखेंगे। पहले क्या है भाई, x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है। यहां पर लिखते हैं भाई हल में त्रिभुज ए बी सी में, इसमें लिख दिया भाई A1, ए जो है वो x1 y1 है, बी जो है वो x2 y2 है, और सी जो है ये x3 y3 है, ठीक है भाई। ये तीन चीजें हो गई, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीन चीजें आ चुकी है। डन, चलो ठीक है। उसके बाद इसने क्या रखा है भाई, तथा। देखो जैसा क्वेश्चन में क्या रखा था, डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है, तो यहां पर लिखेंगे तथा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या हो रहा है भाई, हम निकालते हैं डी बिंदु। तो डी हमें पता है ए बी का बीसी का मध्य बिंदु है, तो हम लिखेंगे डी बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तब डी का मान कितना होगा, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या था, तो ये था भाई क्या कि x2 और x3, यानी डी के मान की बात करें तो x2 प्लस में x3 बटे में 2, ये आएगा, ठीक है। और y की बात करें तो क्या आएगा, ये आएगा भाई y2 प्लस y3 और बटे में 2, भाई ये चीज आ गया, ठीक है। यानी इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु ये आ गया, ठीक है। वैसे ही हम बात करें इसकी ई की, तो ई में क्या आएगा, तो इन दोनों के हिसाब से होगा, यानी x1 प्लस x2 बटे में 2 आएगा, और यहां पर y1, इसको भी थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, जैसे कि यहां पर ई है तो इसको मैंने लिख दिया भाई x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2, भाई ये बिंदु आ गया ई, ठीक है। ये डी आ गया और ये ई आ गया। एफ की बात करते हैं तो एफ में क्या आएगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं भाई ये आएगा भाई x1, अच्छा यहां पर 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ये 3 है हमारे पास, और ये भी 3 आएगा। यहां पर 2 आएगा कि x1 x2 आ रहा है इसमें, तो यहां पे लिखा भाई x1 प्लस x2 बटे में 2, और आएगा y1 प्लस y2 बटे में 2,
भाई ये चीज़ आ गया, और ये एफ है हमारे पास। ठीक है भाई, ये तीनों बिंदु आ गए। तो वहां पर मैंने लिख दिया यहाँ पर डी पे, डी क्या लिखेंगे, डी आ गया हमारे पास क्या, x2 प्लस x3 बटे में 2 और y2 प्लस में y3 बटे में 2। और इसमें देखो एक को तो मैंने लिख दिया ऐसे दिखा के, इसके बाद सिर्फ लिखेंगे इसी तरह, इसी तरह लिख के डी के बाद ई आएगा। ई बिंदु क्या आ रहा है, तो ई बिंदु हमारे पास आ रहा है x1 और x3 बटे में 2, y1 और y3 बटे में 2, ये चीज आ गया। उसके बाद क्या आ रहा है, तो उसके बाद बात करते हैं तो f की। तो ये आ रहा है हमारे पास क्या, x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y1 प्लस में y2 बटे में 2। भाई ये चीज आ गया हमारे पास, डन। तो इस तरह से हमने डी ई एफ तो निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था भाई कि इसमें हम क्षेत्रफल को कैसे दोनों के बराबर करें, मतलब डी ई एफ का क्षेत्रफल इसके 1/4 के बराबर कैसे है। तो हम सबसे पहले निकालते हैं डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी ई एफ तो निकालेंगे, ठीक है, चलो डी ई एफ ही निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम निकालते हैं भाई क्षेत्रफल डी ई एफ। ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो भाई इसका फॉर्मूला तो वही रहेगा। फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूले में कैसे था भाई, तो इसमें क्या करते हैं, इसको मानते हैं भाई ये x1 y1, मतलब फॉर्मूले में हमारा इस तरीके से पुट होता था भाई, क्या होता था भाई, x1 होता था, फिर y2 x2 31 x3 भाई ये चीज़ होता था हमारे पास। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला था और इसके अंदर भी यहाँ पर से इसको इस तरह से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। मैंने इसको कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास है, 1 2 3 तो पहले से ही था, तो हमने इसको कैपिटल में लिख दिया है। ठीक है, चलो अब ये यहाँ पर लिख दिया, तो इसमें इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज का मतलब क्या है, इसको माना बड़ा x1 बड़ा x2 बड़ा x3, ये चीज़ें, इसको हम रखते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, तो यहां पर हम लिखते हैं जैसे कि हमें लिखा हुआ है क्षेत्रफल DEF। ठीक है, क्षेत्रफल DEF आ गया। अब इसकी बात करें क्षेत्रफल DEF में, तो ये हमारे पास सबसे पहले आता है x1, सबसे पहले आता है x1। तो x1 कितना है, तो ये दे रखा है 1 x1 और y x3। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है भाई, उसके बाद आता है y2 माइनस y3। अब y2 क्या है, तो आप इसको देख सकते हो भाई, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, ये वाला क्या है, ये आपका x3 है और ये y3 है। और इसकी बात करिए x1 और y1 है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या चीज़ में आ गया भाई, हमें चाहिए नेक्स्ट y2 माइनस y3, मतलब ये माइनस में ये चाहिए होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं y1 प्लस में y2 बटे 2 माइनस में y2 माइनस y3 बटे में 2। भाई यही चीज़ था हमारे पास। दूसरा वाला y3 दो 3 है और 1 2 है भाई, 1 2 है और 2 3 है, बिल्कुल ठीक है। चलो ये आ गया। ओके, अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आएगा यहाँ पर भाई प्लस में, और वो क्या देख रहे हैं हम, तो वो यहाँ पर से देख रहे हैं भाई, आएगा हमारा x2 आएगा। x2 क्या है, x1 और 2 है। ठीक है, x1 प्लस में x2 बटे में 2। ठीक है, ये आ गया, और इसके साथ ब्रैकेट में फिर क्या आ रहा है, तो फिर हमारे पास सेकंड आ रहा है भाई 3 1 आ रहा है। 3 1 की बात करें तो 2 3 वाला आएगा। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पर y2 प्लस y3 बटे में 2 माइनस में आएगा y1। y1 कितना है, तो y1 की बात करें 1 3 वाला है, तो इसको लिख दिया हमने y1 3। ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद आते हैं फिर प्लस में। ठीक है, प्लस की बात करें तो x3 रखेंगे। x3 कितना है, x2 3। ठीक है, तो इसको रख दिया हमने, ये आ गया भाई x2 प्लस में x3 बटे में 2 आ गया, और इसके साथ ब्रैकेट में आएगा हमारे पास क्या, तो भाई y1 माइनस y2 आएगा, यानी हम इसमें लिख सकते हैं y1 कितना है, तो y1 हमारे पास था भाई 1 3 था, तो ये लिख दिया हमने।
और माइनस में क्या आएगा, तो माइनस में y2 आएगा। y2 कितना, 1 2 है, तो इसको 1 2 को लिखा। ठीक है, ये पूरा मैंने फॉर्मूला यहाँ पर उतार दिया। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने में क्या हम देख पा रहे हैं, तो हम देखेंगे भाई x1 प्लस में x3 बटे में 2 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखें तो इसका एलसीएम तो 2 ही आ रहा है। ठीक है, और ऊपर क्या है, तो ऊपर आएगा भाई y1 प्लस y2 माइनस y2 और माइनस y3 आएगा भाई, ये चीज़ आ रहा है। उसके बाद यहाँ की बात करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसके ब्रैकेट को दूसरा लिख देते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये आ रहा है भाई x1 प्लस x2 और बटे में 2। ठीक है, और इसके साथ आ रहा है भाई इसका एलसीएम भी 2 आ रहा है, और ऊपर लिख दिया हमने y2 y3 माइनस y1 माइनस y3 भाई, ये चीज़ आ गया। प्लस में ये आएगा हमारे पास जो कि है x1 x2 और x3। ठीक है, इसमें यहाँ पर एलसीएम ले लिया 2। ठीक है, और ये आ रहा है क्या, y1 प्लस y3 माइनस y1 माइनस y2। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, डन। अब देखते हैं कुछ कट रहा है क्या, तो देखा तो हमने यहाँ पे से ये इससे ये कट गया, और y3 से y3 कट गया, और y1 से y1 कट गया भाई, ये चीज़ हो गई हमारे पास। ओके, अब इसमें देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हमारे पास आ चुकी है। तो हमारे पास आ चुका है भाई x1 और ये x2 था, एक मिनट x3 था। ठीक है, बटे में 2 और गुने में y1, ये कितना है हमारे पास, तो y1 है, माइनस में y3 है, और बटे में 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी हम इसमें कह सकते हैं बटे में 4 आ गया। चलो ठीक है, फिर प्लस की बात करें तो प्लस में यहाँ पर देख रहे हैं, इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, तो x1 x2 और ये y2 और y1, और नीचे आ रहा है भाई 4। ठीक है, इसके बाद यहाँ की बात करें तो ये कितना आ रहा है भाई, तो इसको देख सकते हैं भाई x2 x3 और यहाँ आ रहा है y3 और y2 भाई, ये हमारे पास आ गया। चलो भाई, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए क्या क्या चीज़ें आ रही है। ये देखो यहाँ पर 2 3 लिखा रहा है, मतलब ये 23 और 31 और 12 भी आ रहा है, तीनों चीज़ें आ रही है। अब क्या करते हैं, इसको अंदर गुना करते हैं, गुना करके चीज़ें आएगी आराम से। वो कैसे आएगी वो देखिए यहाँ पे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको अंदर गुना किया तो हम यहाँ पर देख रहे हैं y1 को गुना करेंगे तो ये आएगा y1 और x1 और x3। y3 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका पूरे का एलसीएम, नीचे भी 4 आ रहा है यहाँ पे, पूरे का एलसीएम हम 4 बाहर निकाल लेते हैं भाई, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको अंदर गुना करेंगे तो y3 को गुना किया तो कितना आएगा भाई, y3 x1 और x3 आ गया। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। उसके बाद और क्या आ रहा है भाई, हमने देखा भाई y2 को गुना करेंगे तो ये आ गया x1 और x2। ठीक है, y1 को गुना किया तो ये आ रहा है भाई हमारे पास x1 और x2। ठीक है, y3 को गुना किया तो ये हो जाएगा भाई x2 और x3, और माइनस y2 को गुना किया तो ये आ जाएगा x2 और x3। ये चीज़ हमारे पास आ गया, डन। इसमें देखो भाई क्या क्या चीज़ें हमारे पास है जो कटने वाली है और क्या चीज़ें नहीं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मैं रखूं, तो पहले ये y1 और y2 और y3, इन तीनों को, ये जो मैं कह रहा हूँ 1 2, दूसरा ये नहीं है 2 और 3 इन तीनों को अलग से रख लेता हूँ एक मिनट यहाँ पर 1/4 आ गया। ठीक है, और यहाँ की बात करें तो ये हमारे पास आ रहा था भाई y1 था y1 के साथ कितना है, 1 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं y1 के साथ भाई। ठीक है भाई, ये आ गया। फिर प्लस में y2 है, और y2 के साथ क्या है, तो y2 के साथ देखा जाए तो y2 के साथ आ रहा है भाई 1 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है भाई, उसके बाद की बात करें y3 के साथ 2 3 आ रहा है, तो ये भी लिख देते हैं। ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद क्या है, अब आते हैं नेगेटिव वाले को लेते हैं। तो नेगेटिव वाले में कौन कौन सा है, तो भाई -3 के साथ x1 3 है, तो ये लिख लेते हैं।
भाई 3 के साथ एक 3 है, ठीक है भाई। माइनस में y 3 के साथ है एक 3, ठीक है। उसके बाद माइनस में और क्या है भाई, और माइनस में y 1 है, 1 के साथ 1 2 है, ठीक है भाई। y 1 के साथ और 1 2 है, ठीक है। और माइनस में y 2 के साथ क्या है, y 2 के साथ 2 3 है, तो ये भी लिख दिया। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसको करते हैं अंदर गुना, ठीक है भाई, अंदर गुना करते हैं इसको। अच्छा एक चीज और क्या चीज है, तो यहाँ पर ये है कि इसका क्षेत्रफल जो चल रहा था वो 1/2 के साथ चल रहा था। ये क्षेत्रफल जो चल रहा है वो 1/2 के साथ चल रहा है, बिल्कुल सारे के सारे, क्योंकि 1/2 भी साथ में चलता था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/2 के साथ गुना होके ये आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने आगे लिखा यहाँ पर, तो ये आ गया कितना, 1/8 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो चल रहा है। यहाँ पर 1/8 तो चलो ठीक है। इसका अंदर हम इसको गुना करते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, y 1 3 आएगा, 1 के साथ x 3 आएगा, ये होगा। इसको अंदर गुना करेंगे तो क्या होगा, तो y 1 x 1 आएगा, ठीक है। इसको अंदर गुना करेंगे तो y 2 x 1 आएगा, और इसको अंदर गुना करेंगे तो y 2 x 2 आएगा, y 3 x 2 आएगा, और y 3 x3 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, ये चीज हो गया। अब इसके बाद हम इस माइनस को अंदर गुना कर देंगे, ठीक है। इसको भी अंदर गुना करेंगे भाई, प्लस वाले को क्या तो माइनस वाले को करना पड़ेगा। तो इसको क्या तो भाई ये अंदर गुना किया तो माइनस y3 x1 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको गुना किया तो भाई माइनस y3 x3 आ गया। प्लस में प्लस नहीं है, माइनस ही चलेगा, माइनस को इससे गुना करेंगे, माइनस y1 x1 आ गया, माइनस y1 x2 आ गया, ठीक है। और इसको गुना करेंगे तो माइनस y2 x2 आ गया, और इसको अंदर गुना करेंगे तो माइनस y2 x3 आ गया। भाई ये चीजें हमारे पास आ चुकी है, डन। अब देखो हम कॉमन लेना शुरू करते हैं। कॉमन लेने की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं भाई, इसमें y1 के साथ y1 को लेते हैं, y1 के साथ y1 को, ठीक है। तो हमने यहाँ पर y1 को y1 के साथ लिया है, तो हम y1 को कॉमन लेते हैं। देखो इसमें यहाँ पर ये y1 वाला है और ये y1 वाला है, यही दो है, ठीक है भाई। इसमें से इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेंगे तो क्या होगा, y1 को कॉमन लिया तो एक मिनट, y1 के साथ, अच्छा ये आएगा कॉमन, इसको लेंगे, इस वाले, अच्छा जो कट रहा है पहले वो काट लेते हैं, बाद में कॉमन लेंगे, ठीक है। पहले जो कट रहा है उसे काटना जरूरी है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई y1 x1 से y1 x1 कट गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ कट रहा है तो हम देख रहे हैं y2 x2 से y2 x2 कट गया, ठीक है। और y3 x3 से y3 x3 कट गया, ये तो हमारा कट गया। अब कॉमन लेंगे तो बड़े आसानी से कॉमन होगा। भाई क्या हो रहा है भाई, इन दोनों में y1 को कॉमन लिया हमने, तो ठीक है भाई y1 को कॉमन ले लिया, और बच क्या गया x3 माइनस में x2 बच गया, ठीक है। उसके बाद y2 कॉमन लेंगे, y2 के साथ y2 जा रहा है, तो यहां पर हमने y2 को कॉमन ले लिया, और बचा क्या फिर x3 माइनस x1, सॉरी x1 माइनस 3। फिर उसके बाद क्या आ रहा है भाई, उसके बाद हमने y2 तो चलो हो गया, y3 की बात करते हैं। तो y3 को कॉमन लेंगे, तो y3 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या आ रहा है भाई, तो आ रहा है भाई x2 माइनस में x1 आ रहा है, ठीक है भाई। ये चीज आ चुका है, ये आ गया, डन। अच्छा ठीक है, क्या ये फॉर्मूले की तरह लग रहा है, तो आप बोलोगे सर ये 23 31 12 होता है, ये तो उल्टा हो रहा है, 23 की जगह 2 3 आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो क्या करा जाए, तो हम क्या करते हैं, तीनों में से माइनस कॉमन लेंगे। जैसे कि मान लो इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये 1 2 आ जाएगा, मतलब 12 आ जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 3 1 आ जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 2 3 आ जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। और तीनों में से जब माइनस कॉमन लोगे तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ y3 रहने देते हैं, माइनस को बाहर लेके आते हैं तो माइनस बाहर आया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस में 1/2 गुने में 1/4 है, भाई यही था, 1/2 और 1/4 है, यही है, ठीक है। इसके बाद अंदर की बात करें तो ये आ गया y1, ये आ जाएगा x23, y2 x31, और ये हो जाएगा y3 x12, ये आ चुका है, डन। अब एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि कोई भी क्षेत्रफल नेगेटिव में नहीं होता, तो इस नेगेटिव को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर फाइनली क्या आ रहा है भाई, यहां पर आ रहा है भाई 1/4, ठीक है। और 1/2 के साथ क्या आया,
1/2 के साथ की बात कर रहा हूँ। तो भाई y1 x2 3 y2 x3 1, मतलब ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और त्रिभुज कौन सा वाला, तो x1 y2 वाला कौन सा था, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल यही तो था भाई। देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 था, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, तो ये सीधे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये क्या आ गया, क्षेत्रफल ABC आ गया सीधे। भाई देख सकते हो एबीसी का क्षेत्रफल निकालोगे यही डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा। तो यही चीज आ चुका है। हम किसको सॉल्व करते हुए लेके आ रहे हैं, तो हम सॉल्व करते लेके आ रहे हैं भाई त्रिभुज क्षेत्रफल DEF को सॉल्व करते हुए लेके आ रहे हैं। और आते आते फाइनली देखा तो हमने 1/4 क्षेत्रफल एबीसी के बराबर कर दिया है। यानी कि यहां पर हमने लिखा भाई ये चल रहा है हमारा LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इसको सॉल्व करते करते हम यहां पर लेके आ चुके हैं, ये RHS आ गया हमारा, और यही सिद्ध हो चुका है। डन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको दिया रहता है कि कोई भी त्रिभुज है उसमें कोई निर्देशांक नहीं दे रखे उसके, ठीक है, जस्ट कहा है कि उसमें उसके मध्य बिंदु से कोई एक त्रिभुज बनाया गया है, और उस त्रिभुज के बड़े बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, मतलब कि इस तरह से बराबर करना है, और ये हमने बराबर कर दिया है। तो ये मेथड आपको लगाना पड़ेगा। ओके, चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस टाइप का है, वो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। चलो भाई हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर दे रखा है भाई त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC, ये 3 शीर्ष दे रखे हैं। ठीक है, एक रेखाखंड इस त्रिभुज का की भुजा AB AC को बिंदु DE पर इस प्रकार विभाजित करती है कि उनके अनुपात इस अनुसार है। ठीक है भाई, अब इसने कहा है त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल की गणना कीजिए तथा इसकी तुलना ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। भाई ये चीज करनी है, और वो कैसे होगा, तो यहां देखिए, यहां पर सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज है हमारे पास भाई A, B और C, ये त्रिभुज हो गया। इसके अंदर इसके निर्देशांक क्या है, तो भाई 4 6 और 1 5 और 7 2। ठीक है भाई, ये चीज हो गया। अब क्या रखा है, एक रेखाखंड इस त्रिभुज की भुजा AB AC को DE पर इस प्रकार विभाजित करता है, यानी कि AB पर और AC क्या है, D और E पर इस प्रकार विभाजित करता है कि भाई AD बटे AB मतलब AD बटे में पूरा AB, और बराबर में AE बटे में पूरा AC क्या है, 1/4 है, 1/4 है, यानी एक ही अनुपात में। अब एक ही अनुपात में है तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, तो उस अकॉर्डिंग ये होगा कि अगर मैं इसको मिला दूं तो ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी, जो कि BPT के अकॉर्डिंग था। चलो भाई ठीक है, अब ये कहना क्या चाहता है, कहना ये चाहता है कि ADE का क्षेत्रफल, जो ऊपर वाला त्रिभुज उसका क्षेत्रफल की गणना कीजिए, पर उसकी गणना करनी है, और उसके बाद क्या करना है, और तथा इसकी तुलना ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। चलो भाई ठीक है, हम करते हैं इसको क्षेत्रफल की तुलना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आते हैं हल पे। ठीक है, हल में देख रहे हैं यहाँ पर जैसा कि हमें दिया हुआ है AD बटे AB, यानी AD बटे AB कितना अनुपात दे रखा है, 1:4 दे रखा है। यानी प्रश्न के अनुसार हमें दे रखा है AD बटे AB जो है ये 1/4 है, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, तो भाई AD अनुपात AB बराबर आएगा 1:4, भाई इस अनुसार जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है, मतलब ADE का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो उसके लिए D और E के निर्देशांक पता हो तभी निकल पाएंगे। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो उसी तरह से AE का भी अनुपात जो था, AE अनुपात में AC जो है वो दे रखा है 1:4 दे रखा है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसी को अगर मैं क्वेश्चन करना चाहूं तो यहाँ पर जैसे मैंने एक रेखा ले ली, या इसको रहने देते हैं, यहीं पर देखते हैं, इसकी बात करते हैं। इसमें कहा है ये तो 1 है और ये पूरा जो है वो 4 है, ये पूरा 4 है। ठीक है, जैसे कि क्या रखा ना, AB 4 है और AD 1 है, तो AD 1 है और पूरा 4 है। तो इसकी बात करूं, इसकी तो कितने, ये कितना होगा, तो भाई पूरे में से 1 को घटाओगे तभी ये आएगा, मतलब ये 3 है, ये 3 है, ये 1 है। चलो भाई ठीक है, सेम यहां पर ये 1 है और ये 3 है, यही चीज होगा। ओके, अब मैं बात करूं कि ये मुझे निकालना है, ये x और y निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ये x और y, तो यहां पर हम देख सकते हैं इस रेखा में, इसमें विभाजन सूत्र लगेगा कि ये बिंदु जो है इस रेखा को 2 भागों में बांट रहा है, वो भी 1:3 में। ठीक है, तो इसमें विभाजन सूत्र लगेगा ही लगेगा। तो यहां पर हम देखेंगे किसमें, भाई रेखा AD AB को D 1:3 में विभाजित करता है।
ठीक है भाई, ये 1:3 में विभाजित कर दिया इसने भाई, ये 1:3 में इस रेखा को विभाजित करा जा रहा है। चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या है भाई, ये इस तरह विभाजित कर रहा है, तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद हम देखेंगे भाई इस समय विभाजन सूत्र लगाएंगे, और सूत्र में क्या होता है, तो हम x का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। कैसे लगेगा भाई, ये x मुझे निकालना है, तो इस 1 को इधर वाले x से गुना करना है, इस 3 को इधर वाले x से गुना करना है, ऐसे निकलता है। तो हम लिखेंगे भाई 1 गुने में 1 आएगा, और प्लस में 3 गुने में 4 आएगा, और बटे में क्या आता है, तो बटे में इन दोनों का योग आता है भाई, यही फॉर्मूला था, तो वो लिख दिया हमने। सेम y की बात करें तो y में क्या होगा, तो y की बात करें तब भी 1 गुना होगा, उधर वाला 1 इधर वाले y से गुना होगा, यानी 1 गुने में 5, प्लस में 3 उधर वाले y से गुना होगा, 3 गुने में 6, और बटे में 1 + 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना आ गया ये, तो भाई 1 एकम 1 4 3 12 12 13 13 बटे में 4 आ गया। और y की बात करें तो ये कितना आ रहा है, तो भाई 5 एकम 5 और 6 3 18 18 और 5 कितना होता है 23, 23 बटे में 4 आ रहा है, तो भाई 23 बटे में 4 कर दिया। ठीक है, तो इस अनुसार d के निर्देशांक क्या हो गए हैं, तो d के निर्देशांक हो गया 13/4 और 23/4। भाई ये तो d का निर्देशांक आ गया, जो कि d यहाँ पर है, यानी इस d को अब हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं भाई 13/4 और 23/4। चलो भाई ये लिख दिया। अब बारी आती है ई की, तो इसी तरह से हम लिखेंगे ई में, तरह ई में, ई का भी एक्स वाई हो गया। इसी तरह के ई में देखते हैं, ई का क्या होगा, ई के भी अनुपात 1:3 ही है, तो इसमें भी हम x को निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो x के लिए भाई 1 को गुना करना पड़ेगा इधर के x से, और 3 को गुना करना पड़ेगा इधर के x से, यानी हम करेंगे 1 गुने में 7 प्लस में 3 गुने में 4, और बटे में आएगा 1 प्लस में 3। y की बात करेंगे तो भी वही होगा, 1 गुना होगा इधर वाले y से और 3 गुना होगा इधर वाले y से, 1 गुने में 2 प्लस में 3 गुने में 6, और बटे में आ रखा है 1 प्लस में 2। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे 7 एकम 7 4 3 12 12 और 7 कितना होता है, तो 19 19/4 आएगा, तो इसको लिख दिया हमने क्या 19/4। ठीक है, ये x का मान आ गया। और यहाँ पर y की बात करें तो ये कितना आ रहा है, तो 2 एकम 2 और 6 3 18 18 और 2 20 20/3 आ रहा है, सॉरी 4 आएगा, ये भी नीचे 3 ही है भाई, 4 आएगा, और 4 पंचे 20 काट दिया हमने, यानी 5 आ गया। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं ई के निर्देशांक जो आ गए हैं वो 19/4 और 5, भाई ये आ चुका है। ठीक है भाई, ये आ चुका है, चलो ठीक है, ये आ गया। अब मैंने इसको भी यहाँ पर लिख दिया, ये आ गया 19/4 और 5, ये बिंदु ये आ गए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज ADE और ABC, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। ओके, चलो भाई देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल के बारे में। लिखा भाई त्रिभुज ADE में, इसमें पहले मैंने लिख दिया भाई ए का निर्देशांक क्या है, पहले इनको लिख लेते हैं सही से। ठीक है, ए का निर्देशांक है 4 6, भाई ये लिखा हमने, ए है हमारे पास 4 6। ठीक है, उसके बाद डी की बात करें तो डी कितना है, तो डी की बात करें तो 13/4, कहाँ गया, 13/4 और 23/4 है। ठीक है, इसको लिखा 13/4 और 23/4। और उसके बाद ई के बारे में देखें तो ई कितना है, तो ई में हम देख सकते हैं 19/4 और 5 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया भाई 19/4 और 5 लिख दिया। चलो भाई ये चीज़ आ गया। ओके, अब इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा है क्या, इसको हम मार्क कर लेंगे अलग से। क्या मार्क कर लेंगे भाई, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है, और ये x3 है, और ये y3 है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल को अब निकालेंगे तो क्या होगा भाई, क्षेत्रफल ADE ये आपका आएगा 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, इसमें हम लिख सकते हैं भाई x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। भाई ये चीज़ हमने लिख दिया है, डन। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करते हैं, इनके मान को यहाँ पर रखना शुरू करते हैं, तो रखेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई 1/2, तो चलो ठीक है। x1 की बात करें तो ये 4 आएगा, और y2 की बात करें तो भाई 23/4 है।
y3 की बात करें तो ये 5 है, x2 की बात करें तो वह 13/4 है, y3 की बात करें तो 5 है, और y1 की बात करें तो 6 है, ठीक है, और x3 की बात करें तो 19/4 है, और y1 की बात करें तो 6 है, और y2 की बात करें तो 23/4 है। ये हमारे पास आ गया। इसको करते हैं सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो भाई यहाँ पर हम देखते हैं 1/2 तो चलो ठीक है, ये 4 भी ठीक है, इसका एलसीएम लिया तो 4 आएगा, और 4 पंचे 20 आएगा, यानी 24 माइनस 20 आएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ की बात करें तो 13/4 है, ठीक है, और 5 में से 6 गया तो -1 बचा। यहाँ की बात करें तो ये 19/4 है, और यहाँ पर हम देखते हैं भाई कितना आ रहा है ये, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x1 तो ठीक था, ये ठीक है, 6 चौक 24, 24 में से 1 गया, 24 में से 23 गया, 1 बचा, यानी 1/4 बचा। ये आ गया हमारे पास। इसको लिख देता हूँ पूरा एक्सप्लेन करके, 24 माइनस में 23/4 कर दिया, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसको जब हम लिखेंगे तो देखो 4 से 4 कट रहा है, यहाँ पर कट ही रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा भाई 1/2, यहाँ पर 24 में से 20 गया तो भाई 4 बचा, ठीक है। इसको गुना किया तो -13/4 आया, इसमें गुना करेंगे, देखो यहाँ 24 में से 1 गया, 23 गया तो 1 बचा, और 19 से कम 19 ही आएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया भाई 19 बटे में, और 4 चौक 16 आ गया, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें एलसीएम ले सकते हैं 16, ठीक है भाई, 16 एलसीएम ले सकते हैं, इसका पूरे का एलसीएम 16 ही आएगा। अब इसके नीचे तो 1 है, तो 1 से 16 को गुना करेंगे तो 16 आएगा, और 16 चौके 64 आएगा, तो यहाँ लिखा हमने 64। अब 4 को 16 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, और वही 4 को ऊपर से गुना करेंगे तो 13 चौके 52 होगा, ठीक है। प्लस में 16 एकम 16, और 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो 19 आएगा, तो 19 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 64 में से 12 गया तो भाई कितना बचा, तो 12 बचा, ठीक है। अब 12 और 19 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, और ये आ गया भाई 31 बटे में 16 दूनी 32, ये आ रहा है हमारे पास। ये तो क्षेत्रफल किसका आ गया, ADE का क्षेत्रफल आ गया, डन। तो ये AD का क्षेत्रफल आ गया है, और हमने ये कैसे निकाला है, तो सबसे पहले हमने इसके निर्देशांक निकाले हैं, वो भी इसके विभाजन सूत्र से निकाले हैं, ठीक है, ये आ गया। अब हमें कहा था कि ADE का क्षेत्रफल की गणना कीजिए, ठीक है, इसकी तुलना ABC के क्षेत्रफल से कीजिए, यानी पहले अब हमें ABC का क्षेत्रफल भी निकालना है, तो भाई निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। ये हम निकालते हैं भाई अब की त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में भाई इसकी बात करते हैं, तो इसकी बात करेंगे तो भाई A 4 6 था, 1 5 था, A कितना है हमारे पास, A है 4 6, और B है 1 5, ठीक है, और C कितना है, तो C है 7 2, ठीक है भाई, ये 3 चीजें थी। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इसमें भी हमें लिखना पड़ेगा क्या, कि भाई ये है x1, और ये y1, ये x2, और ये y2, और ये x3 और y3, यही चीज़ होता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्षेत्रफल को डायरेक्ट लिखते हैं हम यहाँ पे, भाई A B C, उसके बाद आएगा 1/2, और यहाँ पर x1 जो कि 4 होता है, और 23 मतलब 5 - 2, ठीक है, प्लस में x2 यानी 1, फिर 31 आता है, मतलब कि 3 और 1 मतलब 2, बाई y3 और y1 मतलब 6, ठीक है। उसके बाद आएगा भाई x3 जो कि आएगा 7, और इसका रहेगा 12 मतलब 1 और 2 मतलब 6 - 5 आएगा, ठीक है भाई, ये आ गया, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है हमारे पास, तो ये 1/2 आ गया, 5 में से 2 गया 3, 3 चौक 12 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे भाई 2 में से 6 गया तो 4 बचा, वो भी माइनस का, -4 एक का -4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 में से 5 गया तो 1 बचा, और 1 7 7 7 आएगा, ठीक है, ये आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है भाई, ये 1/2 आ रहा है, और इसकी बात करें तो भाई ये आएगा 8 और 7 15, ये आ गया हमारे पास 15/2 आ गया, ठीक है, जिसे हम 7.5 भी कह सकते हैं, ये आ गया। अब इसने कहा था, क्या कहा था भाई, ADE के क्षेत्रफल की गणना कीजिए था, इसकी तुलना ABC के क्षेत्रफल से कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई ABC का जो क्षेत्रफल है, ABC जो है वो बड़ा है किससे, क्षेत्रफल ADE से, ठीक है, वो बड़ा है, या फिर कितना है वो हमने निकाल ही लिया, बस बड़ा हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, और उसके बाद फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज़ ये था कि हमें D और E के निर्देशांक निकाले थे, और उसके लिए हमें विभाजन सूत्र का यूज़ करना पड़ा।
ओके चलो भाई ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कैसा है, और आते हैं नेक्स्ट पे। मैं इसे रेज करता हूँ। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। संरेखी क्या होता है तो संरेखी की बात करें तो संरेखी का मतलब ये होता है कि कोई तीन बिंदु, ऐसे तीन बिंदु हैं जो कि एक ही रेखा पर तीन बिंदु आ गए। अगर कोई तीन बिंदु एक ही रेखा पर आ गए तो उसे संरेखी कहा जाता है। ठीक है, अब भाई तीनों बिंदु एक ही पर आ गए, मतलब मैं कह सकता हूँ ए बिंदु यहाँ पर है 2 - 2, बी बिंदु कहाँ है तो -3 और 8, और सी बिंदु क्या है तो ये -1 और 4 है। ये आ गया। देखो इसमें क्या करना होता है, दो तरीके इसके सॉल्व करने के। क्या कि एक तो इसमें ये है कि भाई हम इसमें इसके क्षेत्रफल के अनुसार करें, और एक है कि हम इसके दूरी सूत्र से करें। दूरी सूत्र का मतलब क्या है, अगर इन तीनों की बात करें तो हम ए बी बी सी सी ए तीनों साइड निकालेंगे। बड़ी साइड जो होगी वो बाकी दो छोटे साइड जो होंगे उनके योग के बराबर होगा। यानी अगर ए सी बड़ा है तो ए सी बराबर में क्या होगा, ए बी प्लस में बी सी होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तब ये संरेखी है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और क्षेत्रफल के बारे में क्या होगा, तो क्षेत्रफल में हमने देखा अगर तीन बिंदु होते हैं तो तीन बिंदु से हमारा त्रिभुज बनता है, जिसका क्षेत्रफल बीच में कहीं दिख रहा है भाई, ये पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर इस बिंदु को उठाकर नीचे चिपका दिया जाए इस वाले में, जैसे कि इसको चिपका कहाँ दिया, इस पे कर दिया, अब इसके जो अंदर खाली स्पेस है जो इसका क्षेत्रफल है, क्या कुछ बचा है इसमें, भाई कुछ नहीं बचा। यानी कि अगर तीन बिंदु हैं और इसका क्षेत्रफल 0 आ जाए, अगर कोई भी तीन बिंदु आपको दे रखे हैं उसका क्षेत्रफल 0 आ जाए तो वो संरेखी कहलाएगा। तो हम इस बार यही कंसेप्ट अपनाने वाले हैं कि भाई तीन बिंदु आपको दिए हैं उसको संरेखी कैसे करेंगे, तो हम क्षेत्रफल के अनुसार करेंगे, उसका क्षेत्रफल 0 रखेंगे। हल इसमें हम देखेंगे भाई, माना ए कितना है 2 - 2, बी है -3 8 और सी है -1 और 4 है। ठीक है, इसमें हमने लिखा क्या क्या, तो इसको लिखा भाई x1 y1 x2 y2 और x3 y3। भाई ये चीज़ हमने यहाँ पर कर दिया। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं और इसमें इसको रखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा भाई क्षेत्रफल ए बी सी में, इसको लिखेंगे भाई 1/2, और यहाँ पर भाई x1 और y (23), x2 31, x3 12। ठीक है भाई, ये चीज़ आ गया। अब इसमें हम इसके वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करके सीधे आंसर ही आएगा, क्योंकि x1 कितना है 2, y2 कितना है, तो y2 की बात करें तो y2 हमारे पास 8 है, और y3 कितना है तो 4 है। ठीक है, प्लस में x2 की बात करें तो x2 कितना है तो भाई -3 है। ठीक है, x2 -3 और y3 -y1 की बात करें तो मतलब 4 में से 1 किया, 4 माइनस में -2 कर दिया हमने। ठीक है, ये आ गया 4 माइनस में -2 आ गया। उसके बाद हम आते हैं x3 पे, x3 कितना है तो -1 है। ठीक है, उसका y1 -y2 है, y1 कितना है तो y1 है -2 और y2 कितना है तो 8 है, तो -2 और -8 आएगा। ठीक है, ये चीज लिख दिया, दोबारा चेक कर ले एक बार। तो x1 कितना है 2 तो 2 लिखा, x2 कितना है -3 तो -3 लिखा, x3 -1 तो -1 लिख दिया। उसके बाद y2 y3 मतलब कि कितना हो रहा है भाई 8 में से माइनस किया, एक मिनट, y2 y3, हाँ ये रहा, 8 में से माइनस किया 4 को, ये होगा, तो भाई लिखा 8 - 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या भाई y3 y1 मतलब कि 4 में से जाएगा माइनस में -2, ये लिख दिया हमने। अच्छा ये 4 है, 4 में से क्या माइनस में -2 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पर y1 की बात करें तो ये -2 है तो -2 लिखा, और y2 है -8 आएगा तो वो लिख दिया हमने, डन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तब क्या आएगा, तो 1/2 आ गया। ठीक है, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, और 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे 4 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 6 हो गया, और 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 3 18 मतलब -18 हम लिख सकते हैं। प्लस में यहाँ पर देखिए क्या है, तो -2 और -8 -10 होगा, और -10 को -1 से गुना करेंगे तो +10 होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 10। ठीक है, यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, 8 और 10 18, और प्लस का है 18 माइनस का, यानी ये तो हो गया 0, तो ये तो आ गया 0। अब इसका क्षेत्रफल 0 आ गया, इन तीन बिंदुओं का क्षेत्रफल 0 आ गया, तब हम लिख सकते हैं जब
क्षेत्रफल ए बी सी बराबर 0 है, तब ए बी तथा सी बिंदु संरेखीय होगा। डन, ये आंसर यहां पर कंप्लीट होता है। ओके, तो यहां पर अपने संरेखी वाले कॉन्सेप्ट भी देख लिया कि संरेखी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कैसे हम निकाल पाएंगे। तो भाई उसका क्षेत्रफल 0 होता है, जो कि हमने यहां पर सिद्ध कर दिया। अगर क्षेत्रफल 0 आ गया, इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेखी हो गए। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस तरीके का होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन में हम यहाँ देख पा रहे हैं के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि के किस मान के लिए तीनों बिंदु संरेखीय हैं। यानी एक चीज तो हमें दे रखी है क्या, कि ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं, ये चीज दे रखा है। यानी कि मैंने एक रेखा खींची यहाँ पे, इसको माना यहाँ पर ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, सी बिंदु आ गया। अब इसमें मैं रखता हूं ए का मान तो कितना आ रहा है, तो ये के आ रहा है और 2 - 2 के आ रहा है। ठीक है, बी की बात करें तो क्या आ रहा है भाई, माइनस के आ रहा है और +1 है और 2 के आ रहा है। ठीक है, सी की बात करें तो ये क्या आ रहा है, तो सी के मान में आते हैं तो ये आ रहा है भाई -4 - के और 6 - 2 के। ठीक है भाई, ये चीज हो गया। डन, अब इसके हल में आते हैं क्या होगा। तो एक चीज तो हमें कंफर्म पता है, शुरू में देख लिया कि भाई ये तीन बिंदु संरेखीय है, यानी कि इसका क्षेत्रफल होगा 0, होगा 0। तो भाई इसका क्षेत्रफल 0 होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे कि भाई माना ए जो है वो क्या है, के 2 - 2 के। ठीक है, उसके बाद बी मान लिया हमने -के +1 और 2 के। ठीक है, और सी मान लिया हमने -4 - के और 6 - 2 के। भाई ये चीज आ गया हमारे पास। डन, ये तीनों चीज आ गई है। अब इसमें क्या है भाई, ये ABC आ गया है। और प्रश्न के अनुसार क्या होगा, तो प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं भाई, प्रश्न के अनुसार हमें पता है कि ये संरेखीय है, इसका मतलब ये हो जाएगा क्षेत्रफल ABC बराबर 0 होगा। ये तो कंफर्मेशन होगी क्योंकि ये संरेखीय है। डन, चलो ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस चीज को इसी के अकॉर्डिंग हम के का मान निकालेंगे। और वो कैसे, तो हमें पता है कि क्षेत्रफल जो होता है ABC, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई 1/2 x1 23 x2 31 x3 12। ठीक है भाई, ये चीज हो गया। यहां पर आ गया 23 31 12 और ये चीज हमारे पास हो चुका है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या है, तो इसमें इसके मान रखते हैं। तो मान रखने के लिए सबसे पहले हम ऊपर वाले को मान लेते हैं कि भाई ये है x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2 और ये है x3 और ये है y3। चलो ठीक है, अब इसको रखना शुरू करते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि क्षेत्रफल तो 0 है, यानी इसके बराबर में 0 तो चलेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर मैंने देखा 1/2, तो चलो ठीक है। x1 की बात करें तो k है, तो k रखा हमने। y2 की बात करें तो कितना है, तो 2 के है, तो 2 के रखा हमने। y3 की बात करें तो कितना है, तो भाई y3 6 - 2 के है और माइनस में है, तो वो क्या हो जाएगा, तो भाई 6 माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। चलो ये चीज आ गया। फिर उसके बाद आते हैं प्लस में x2 कितना है, -k +1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास x2। और उसके बाद y3 - y1, y3 कितना है, 6 - 2 के, तो इसको लिखा हमने 6 - 2 के। और माइनस में y1 है, y1 कितना है, ये है, तो इसको भी माइनस। देखो माइनस होगा तो साइन बदलेंगे ही बदलेंगे हर बार। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर मैं माइनस कर रहा हूँ y1 को, तो ये इसके साइन बदलेंगे। जैसे 2 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो यहाँ पर 2 माइनस में आ गया, और -2 है तो ये प्लस का 2 क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x3 की बात करें तो x3 कितना है, तो x3 हमारे पास है -4 - के है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, तो भाई -4 - के। और y1 की बात करूँ तो y1 कितना है, तो y1 y1 हाँ, वो ये आ गया 2 - 2 के।
ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद 2 माइनस 2 के, और माइनस में कितना आ रहा है भाई, माइनस में y2 है, y2 कितना है 2 के है, तो ये भी लिख दिया 2 के। चलो भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास। अच्छा इसमें क्या करते हैं, इसमें प्लस को मैं रहने देता हूँ, इस प्लस को रहने देता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ साइन बदल के लिख दिया ना, ऐसा ना करके हम प्लस ही रहने देते हैं। x3 का जो मान है ये एग्जैक्ट वही लिख देते हैं, मतलब -4 माइनस के लिख दिया। ठीक है भाई, ऐसा कर दिया। ओके, अब देखते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं पूरे को। सॉल्व का मतलब इसको अंदर गुना करेंगे, जो कट रहा है पहले काट देते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भाई 1/2। ठीक है भाई, 2 और 2 4 के होंगे। अब बाहर का के अंदर गुना होगा तो ये आएगा 4k का वर्ग आएगा। k को 6 से गुना करेंगे तो भाई 6k भी आएगा। ठीक है, इधर देखते हैं भाई, यहाँ पर देख सकते हैं 2k से 2k कट गया। चलो ठीक है, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, और 4 को अंदर गुना करेंगे तो ये आएगा भाई -4k, और प्लस में 4 आएगा। चलो ठीक है, उसके बाद यहाँ की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर कुछ कट रहा है तो नहीं, -2 के जुड़ जा रहा है, और जुड़ के कितना आ रहा है, -4 के आ रहा है। ठीक है, अब -4 के 2 -4 के हैं, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, -4 माइनस के और 2 -4 के। भाई ये चीज़ हो गया डन, और इसके बराबर है 0, ये 0 चल रहा है। चलो ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं भाई, अब इसमें भी इसको अंदर गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या होगा, -4 को अंदर गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या करता हूँ ना, यही गुना करके ही लिख देते हैं तो ठीक रहेगा। जैसे कि क्योंकि अगले स्टेप में क्यों ही जाए, यहीं पर हम सीधे कर देते हैं। यहाँ पर हमने -4 को 2 से गुना किया तो भाई ये आएगा -8। ठीक है, अब -4 को ये -4 से k से गुना करेंगे तो भाई आएगा +16 के आएगा। ठीक है भाई, ये कर दिया, -4 को दोनों से गुना कर दिया, डन। अब -k को गुना करेंगे तो ये आएगा भाई -2 के आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -4k को -k से गुना करेंगे तो प्लस का 4k² आएगा, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा, कुछ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। तो यहाँ पर मैंने देखा तो भाई 4k² से 4k² जुड़ गया, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या 1/2 है भाई, 4k² और 4k², ये आएगा 8k², ये आ गया। उसके बाद क्या है, 6 और 4 माइनस के, ठीक है, -10 के हो जाएगा। और यहाँ की बात करें भाई, 16 में से 2 गया तो ये बचा 14 के। ठीक है, अब ये 14 के है और -10 के है। ठीक है, तो +14 -10 कितना बच गया भाई, 4k बचा, तो हमने यहाँ पर लिखा 4k। चलो भाई ये 4k आ गया, यानी हमने क्या करा, इसको फिनिश कर दिया, इसको 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 कर दिया, ये फिनिश हो गया। अब बचा क्या, 4 में से 8 किया तो -4 बचा, यानी ये -4 है, और बराबर में 0 चल रहा है। ठीक है, अब इसमें से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो भाई बिल्कुल ले सकते हैं। तो 4 कॉमन लेके आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया तो भाई 1/2 तो था ही। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास क्या क्या चीज़ें बच गई, तो यहाँ बचेगा 2k², k और 1 बचेगा। ठीक है, ये लिख दिया हमने 2k², k और 1 बच गया। चलो भाई ठीक है, इसके बराबर 0 है। ये चीज़ जो भी है वो 0 के नीचे आएगी और 0 हो जाएगी, मतलब ये कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, वो पूरा 0। इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाए, 2 एकम 2 होगा। ठीक है, इसको ऐसे तोड़े कि भाई जोड़ने पर तो 1 आए या फिर घटाने पर 1 आए, और गुना करने पर -2 आए, जो इसको गुना किया था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 2 और 1 लेंगे। 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, और 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 एकम 2 ही होगा। तो भाई बिल्कुल करते हैं भाई, ये तो 0 हो गया उधर जाके, इसको लिखा हमने तो 2k² हो गया। अब इसको मैं तोड़ता हूं तो कैसे टूटेगा, तो ये 2k और -k, ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसको अगर मैं जो घटाता हूं, 2 में से 1k गया तो भाई सिर्फ 1k बचा। चलो ठीक है, और 2 और 1 को -1 को गुना करोगे तो -2 ही आएगा। ठीक है, और इस 2 को और 1 को गुना करेंगे तब भी -2 आएगा। और इसमें कंडीशन यही थी कि भाई पहले और आखिरी को गुना करते हैं, यहाँ पर पहले और आखिरी को गुना किया तो भाई -2 आ रहा है, और बीच वाले को ऐसे तोड़ना है जिनको घटाने पर तो भाई यही सेंटर वाला है जो कि आ रहा है। ठीक है, जिनको गुना करने पर ये आए और ये भी आ रहा है, भाई सारी चीजें सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड ठीक जा रहा है। चलो भाई इक्वल टू में 0 कर दिया, इसमें से k को कॉमन लेंगे, भाई k भी क्यों, 2k कॉमन आएगा, इसमें हम 2k को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आएगा k प्लस में 1 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो ये k प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, बराबर 0। इन दोनों को अगर मैं कॉमन लेके लिखता हूं तब क्या होगा, तो भाई यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई k प्लस में 1 ये आ गया, और ये आ जाएगा 2k प्लस -1 आएगा, बराबर में 0 आ गया।
चलो भाई ठीक है, इन दोनों को अलग अलग लिखिए। अलग अलग कैसे लिख रहे हैं, तो भाई k प्लस में 1 है, इसके बराबर शून्य लिखते हैं, और 2k माइनस में 1 है, इसके बराबर शून्य लिखते हैं। यहाँ से k का मान निकालेंगे तो भाई -1 आएगा, ठीक है। यहाँ से k का मान निकालेंगे तो भाई माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और 2 नीचे आके भाग में आ जाएगा। यानी k के 2 मान आ चुके हैं, एक -1 प्लस 1/2, ठीक है। ये 2 k के मान आ चुके हैं, और इन दोनों के k के मान रहते हुए, यानी कहा जाए जब अगर इसके अंदर k का मान वो जो हमारे पास आया है, क्या क्या है भाई, -1/2, ये दोनों चीज़ अगर इसमें रहती है k का मान, तो उस कंडीशन में ये जो तीनों पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट संरेखी बन जाएंगे। डन, तो ये तीनों पॉइंट संरेखी बन जाएंगे, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला है प्रश्न 32वें क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं भाई दो बिंदु ए और बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। चलो अच्छी बात है। अब क्या रखा है भाई, एक बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि पी ए और पी बी क्या है, बराबर हैं। अच्छा, और साथ में क्या भाई, पी ए बी का क्षेत्रफल जो कि 10 वर्ग इकाई दे रखा है, ये भी हमें दे रखी है। तो उस कंडीशन में हमें निकालना है पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। भाई ये मुद्दा है हमारे पास, भाई पी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने। तो भाई इसको यहाँ पर मैं बनाता हूँ। तो जैसे कि मैंने एक बिंदु पी बनाया यहाँ पे, जिसको माना एक्स और वाई, और यहाँ से ये दो बिंदु जो बिल्कुल इसके बराबर हैं, जिसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको ए लिखा और इसको बी लिखा, ठीक है। और बी बिंदु कितना है, 5 और -2, और ए बिंदु है 3 और 4, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर मिला दिया ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि पी ए और पी बी बराबर है, यानी कहा क्या है कि ये इसके बराबर दे रखा है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, ये दे रखा है, तो हम इसके अनुसार दूरी सूत्र के अनुसार इसको लिखेंगे, क्योंकि भाई भुजा बराबर है तो भुजा की दूरी ही तो निकाली जाएगी। तो भाई वैसे ही होगा। तो यहाँ पर निकालते हैं सबसे पहले दूरी, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो आते हैं इसमें हल में। तो हल में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या, तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन में जो कहा है यदि पी ए बराबर पी है, तो यहाँ हम लिखेंगे जब पी ए बराबर में पी बी है, ठीक है। उस कंडीशन, अच्छा शुरू में हम मान लेते हैं भाई, जो चीज माना है पहले वो लिख लेते हैं। भाई क्या चीज भाई, माना ए बिंदु हमारे पास है 3 4 और बी बिंदु है 5 -2, ठीक है भाई, ये हो गया। और उसके बाद हमने पी को माना है क्या, तो पी को हमने मान लिया है एक्स और वाई। भाई ये 3 बिंदु हमारे पास हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, ठीक है भाई। प्रश्न के अनुसार हमें दे रखा है पी ए जो है वो बराबर है पी बी के। चलो ये भी ठीक है, पी ए पी बी के बराबर है। पी ए की बात करें तो इसके बीच की दूरी, अब इसके बीच की दूरी की बात करें तो ये हमारा मान लो ये आ गया x1 और ये y1 है, और ये है x2 और ये y2 है। और उस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो दूरी सूत्र का फॉर्मूला जो होता है वो होता है भाई x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब इसी के अनुसार इन दोनों में हम फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे पीए में पहले लगाते थे, पीए की बात करें तो पीए में हम देख सकते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, तो भाई x2 यानी 3 माइनस में x का स्क्वायर होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 माइनस में x का वर्ग, ठीक है। प्लस में दूसरे की बात करें तो 4 माइनस में y का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 माइनस में y का स्क्वायर आएगा। चलो भाई ये भी ठीक है। पीबी की बात करते हैं तो ये आ गया हमारे पास, इसमें क्या होगा, तो 5 माइनस में x का स्क्वायर होगा, तो इसको भी लिखा हमने, क्या आएगा भाई ये 5 माइनस में x का स्क्वायर होगा। और प्लस में भाई -2 और -y, भाई -2 आएगा और -y और इसका वर्ग होगा, ठीक है। ये दोनों को हमने ये दोनों लिख दिया और इसका फॉर्मूला भी साथ में लिख दिया हमने, ठीक है। चलो अब इसमें देखेंगे इन दोनों के अंदर क्या इसके रूट कट सकते हैं, तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों तरफ वर्ग करो रूट कट जाएंगे, या फिर सीधे लिखो ना, रूट से रूट काट दिया हमने, बात खत्म हो गई। ओके चलो भाई, अब इसके वर्ग को हम खोलेंगे। अब खोलते हैं कैसे, तो भाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर ये आएगा, माइनस में माइनस का आएगा, माइनस में आएगा फिर 2ab होता है, यानी 2 गुने 3 गुने एक्स, तो 2 तिया 6 और एक्स कितना होगा 6x होगा। चलो ये भी लिखा। इसके बाद ये करते हैं तो भाई 4 का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, माइनस का साइन है तो माइनस फिर 2ab, यही फॉर्मूला होता है। तो 2 के साथ 4 गुना होगा तो 8 और वाई मतलब 8y आ गया। बराबर की यहाँ बात करें तो भाई 5 माइनस में एक्स का स्क्वायर है, यही है। तो भाई 5 के स्क्वायर को क्या करेंगे तो भाई 25, ठीक है 25 लिखा, ए स्क्वायर प्लस में दूसरा करते हैं बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर होगा, तो ये भी लिखा हमने,
ठीक है। फिर माइनस में 2ab, माइनस में 2ab, 2 के साथ 5 गुना करेंगे 10, यानी 10x आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे -2 ये लिखा है, -2 माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। जब भी ऐसा आपको दिखे ना तो इसमें से माइनस को कॉमन ले लो, तो माइनस को जैसे ही कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2 + वाई, लेकिन स्क्वायर था इस पे तो यहाँ स्क्वायर है तो और इसके पे भी स्क्वायर आएगा, और माइनस पे स्क्वायर जब भी आए तो वो अपने आप प्लस जाता है, यानी कि इसका माइनस बाहर निकालते ये खत्म हो जाएगा। यानी इस माइनस वाले को हम डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस तो खत्म हो जाना था, माइनस का स्क्वायर वो खत्म, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी का फॉर्मूला लगाने वाले हैं हम यहाँ पे। तो क्या होगा भाई, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस में वाई का स्क्वायर, और प्लस में आएगा 2ab, यानी 2 दूनी 4 वाई आएगा, ये 4 वाई आ गया। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब देखते हैं क्या कुछ कट रहा है और क्या कुछ नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा तो भाई x के वर्ग से x का वर्ग कट गया और y के वर्ग से y का वर्ग कट गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बाकी चीज़ों को उठाकर इस साइड ले आते हैं, जितने भी चीज़ें उसको उठाकर इस साइड ले आते हैं। तो इस साइड लाओगे तो हम क्या देख पा रहे हैं भाई, -6x है इधर, 10x माइनस का इधर आके प्लस होगा, ठीक है। तो 10 इधर प्लस का होगा तो हमने लिखा भाई 10x माइनस में 6x, ठीक है। उसके बाद y की बात करते हैं तो भाई 4y प्लस का इधर आके माइनस होगा, इधर -8y था तो हमने लिखा भाई -8y और माइनस में 4y हो गया। चलो भाई ठीक है, बराबर में इधर कितना है तो 9 और 16 25 है, ठीक है। इधर की बात करें तो 25 और 4 है, मतलब 29 है, यानी मैं लिख सकता हूँ इधर तो 29 लिखा, ठीक है। और उस साइड जो 25 में जाता है 16 और 9 वो उसको उठा के इधर ले आते हैं, भाई ये आ गया, ठीक है भाई, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 10 में से 6x गया तो 4x बचा, और 8 और 4 12 मतलब -12y आ जाएगा, और बराबर में इधर कितना आ रहा है तो 4 आ रहा है, ये 4 आ गया। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया और ये बच गया x माइनस में 3y बराबर में 4 है, और इस 4 से 4 कट गया 1 पे, और हमने लिखा x माइनस में 3y बराबर में 1, ये आ गया हमारे पास, ये समीकरण 1 आ गई, ठीक है भाई। x माइनस में 3y बराबर में 1, ये समीकरण 1 आ चुका है, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं क्या, तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये किससे निकला, ये हमने इसके थ्रू निकाल दिया। अब दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है, तो क्षेत्रफल 10 दे रखा है, ये भी चीज दे रखा है हमें, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से एक समीकरण और बनेगी, और इस चीज को हम वहां रखेंगे तब जाके आंसर आएगा। ओके, अच्छा क्या करते हैं, चलो हम रखेंगे तभी रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं भाई त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में की बात करें तो इसके अंदर देखेंगे भाई, जैसा कि हमें दे रखा है भाई A कितना है 3 4, A दे रखा है 3 4, B दे रखा है हमें कितना, तो B हमें दे रखा है 5 - 2, और C दे रखा है हमें कितना, C नहीं है P है, जो कि XY है, यानी कि यहाँ पर C नहीं है P है, ए भी पी है, ठीक है, जो कि XY हो गया। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल जैसे कि इसने कहा है PAB का क्षेत्रफल 10 है, तो यानी हम इसमें लिखेंगे कि इसका क्षेत्रफल जो PAB है ये हमें दे रखा है 10 वर्ग इकाई। चलो भाई ठीक है, 10 वर्ग इकाई हमें क्षेत्रफल दे रखा है, डन, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको x1 y1 z1 सॉरी x1 y1 x2 y2 और x3 y3, भाई ये हमने लिख दिया। अब इसके अनुसार हम इस क्षेत्रफल में इसको रखेंगे। अब भाई क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा इसका, तो इसके फॉर्मूले की बात करें तो आएगा 1/2, ठीक है भाई। x1 23, x2 31, x3 12, भाई ये आ गया, और बराबर में कितना है तो बराबर में 10 है बराबर में 10 आ गया। चलो भाई ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं भाई, इस 2 को उठा के उधर भेजेंगे तो वो 20 हो जाएगा। अब इसके अंदर मान रखना शुरू करते हैं, तो मान रखेंगे तो क्या आएगा भाई, x1 की जगह रखा 3, ठीक है, y2 की जगह रखा -2, और y3 की जगह रखा सिर्फ y, ठीक है, प्लस में x2 की जगह रखा 5, y3 की जगह रखा y, और y1 की जगह रखा 4, ठीक है। x3 की बात करें तो x3 में क्या है हमारे पास, तो x3 x, ठीक है, और y1 क्या है, तो y1 हमारे पास है 4, और y2 हमारे पास है माइनस में -2, मतलब प्लस हो जाएगा। चलो भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास। अब बराबर में 20 आ चुका है, क्योंकि हमने इस नीचे वाले 2 को उधर उठा के गुना कर दिया था, ठीक है। अब इसको जब मैं अंदर गुना करता हूँ तो क्या आ रही है, तो ये -6 माइनस में 3y, इसको गुना किया तो भाई 5y, और
माइनस में 20 आ गया, ठीक है। इसको अंदर गुना किया तो भाई 4x और प्लस में 2x आएगा, यानी इसको पूरा ही जोड़ देते हैं, इतना क्यों करेंगे, 4 और तो 6x आ जाएगा, ठीक है, बराबर में 20 आ गया। चलो ये बात हो गई है। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे, ढंग से कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई 6x का 6x लिखा है यहाँ पे, ठीक है भाई। 5 में से 3 गया तो 2y बचेगा, तो यहाँ पर हमने लिखा 2y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है भाई, -20 है और -6 है, तो -26 आएगा, उसको उठा के उधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26 20 में जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 46। भाई ये चीज़ हमने कर दिया है, ओके। मतलब वैल्यूज़ को हमने जस्ट रखा है यहाँ पर हमारे पास x3 की बात करें, x3 कहाँ रखा था, हाँ चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये आ गया, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन की बात करते हैं। तो भाई कॉमन हम देखते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, तो लिखा 3x प्लस में y बराबर में 46 है, और 2 से इसको काट दिया तो ये 23 हो गया। भाई 2 नीचे आके भाग में आएगा, कटेगा, 23 हो गया। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं एक समीकरण और आ गई है, जो कि है 3x प्लस में y बराबर में 23। ये समीकरण 2 आ गई, ठीक है। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है, ये 2 समीकरण हमारे पास आ चुकी है। इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो x और y का मान निकालेंगे, और जो x और y का मान आएगा वही p का मान आएगा, जो कि हमें यहाँ पर ज्ञात करना था, p के निर्देशांक। डन, तो ठीक है, हम लिखते हैं भाई समीकरण 1 और 2 के अनुसार। तो यहाँ पर लिखा हमने, 1 मिनट, यहाँ पर लिखते हैं भाई हम समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार। ठीक है भाई, समीकरण 1 तथा 2 के अनुसार, तो हम दोनों समीकरण को यहाँ पर लिखेंगे, x - 3y बराबर 1, x - 3y बराबर में 1 लिखा, और उसके बाद हमने लिखा जो यहाँ पर हमारे पास आ रखा है 3x प्लस में y बराबर 23, तो यहाँ लिख दिया भाई 3x प्लस में y बराबर में 23 आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, या फिर x को बराबर करो या फिर y को बराबर करो, ये करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई x को बराबर किया जा सकता है, भाई 3 से गुना करें तो बराबर हो जाएगा, यानी मैंने इसको 3 से गुना किया, इसको 1 से गुना किया, तो भाई 3 से गुना करते ये आ रहा है 3x माइनस में 9y बराबर में 3, 1 से गुना किया था भाई 3x प्लस में y बराबर में 23 आ रहा है, ठीक है भाई। इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस होगा, 3 में से 3 गया 0, कट गया, ठीक है। -9 और -y कितना आएगा, तो ये आ जाएगा भाई -10y आएगा, ठीक है। 3 में से 23 गया तो कितना बचेगा, तो 3 में से 23 जाएगा तो भाई 20 बचेगा माइनस का, तो हमने लिखा -20। और y का मान कितना आ रहा है भाई, तो -20 बटे में -10 आ रहा है, जो कि हमने काट दिया और ये 2 पर कट गया, यानी y का मान तो 2 आ गया, ठीक है भाई। y का मान 2 आ गया। इस y को उठा के किसी भी समीकरण में 1 में या 2 में किसी में रख दो, तो हमने 1 में रख दिया, तो हमने यहां पर लिखा y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है भाई, y के मान को समीकरण 1 में रखा, y का मान 2 है, उसको उठा के यहाँ पर रखेंगे, तो x माइनस में 3 गुने में 2 बराबर में 1 आ रहा है, और इसमें 3 दूनी 6 माइनस का, उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, x का मान 7 आ गया, ठीक है। अब इस अनुसार हम क्या कह सकते हैं, तो इस अनुसार हम कह सकते हैं p का मान x और y था, और p का मान हमारा निकल चुका है, तो लिखेंगे तब p क्या आ गया भाई, 7 और 2 है, और ये इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। डन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। और इसके बाद कहा जाए तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद कहा जाए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये वाले को, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और आप इसका आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। और आपको बताऊं ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि दूरी सूत्र भी लग रहा है और क्षेत्रफल भी लग रहा है, और इन दोनों से अलग अलग 2 समीकरण बनी है, और उन दोनों समीकरण को हल कर कौन सा विलोपन विधि से हल करके हमने आंसर निकाला है। तो इस तरह के कुछ पैटर्न में क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, समझ लिए, तो भाई बिल्कुल अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो भाई इस वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ होगा, तो इस चीज़ों को आपने
फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं, जो 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए कि भाई वो भी इन वीडियोज़ को देखें और इसका फ़ायदा उठा पाए। भाई उनको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली फिर। ओके, तो भाई अपने क्लासमेट्स में जरूर ये शेयर कर देना जिससे सबको फ़ायदा मिले। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चैप्टर तो यहाँ पर फिनिश होता है और उसके बाद मैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। तो भाई इस वेबसाइट में क्या सुविधाएं आपके लिए, तो सुविधाओं की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलता है कंप्लीट कोर्स, वो भी बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, और भी आगे देखा जाए तो स्पोकन इंग्लिश, आईटी, जेई, नीट, यूपीएससी, भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई बहुत सारी चीज़ें, यानी इनमें से कोई भी कोर्स आपके फ्रेंड सर्कल में, कोई भी जान पहचान में आपके जो भी इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना चाहता है, उनको ये चीज़ आप सजेस्ट कर सकते हो। उसको पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने की बात पता है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जैसे कि हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो तो आप हिंदी पर क्लिक करोगे, ठीक है। आप 10वीं कक्षा में हो तो 10वीं कक्षा पर क्लिक करोगे, ठीक है। और 10वीं पर क्लिक करते के साथ आप देखोगे 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने विजुअल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, अब कोई भी विषय में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, और वॉच नाउ के में आते ही पूरा कोर्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। आप पूरा कोर्स स्टडी कर सकते हो, चाहे कोई डाउट हो, चाहे कोई चीज़ स्टडी करनी, कोई चैप्टर स्टडी करना हो, चैप्टर कोर्स करना हो, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। और वो कैसे, तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको गणित विषय का पूरा कोर्स देखना है तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें देखिएगा पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, और भी नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो बहुत से चैप्टर्स आपके सामने अवेलेबल है। अब इन चैप्टर्स में है क्या, तो इन चैप्टर्स की बात किया जाए तो जैसे आप चैप्टर पर क्लिक करोगे, क्लिक करते एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी, और वीडियो की जो लिस्ट खुलेगी उस वीडियो में होगा क्या, तो भाई वीडियो की लिस्ट में सबसे पहले मिलेगा उस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसके अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकियों से समझाया गया है, ठीक है। उसके बाद पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर उसके उदाहरण, प्रश्नावली, परिमेय है तो वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाए हुए हैं, ओके। उसके बाद मिलता है वन शॉट रिवीजन, यानी एक वीडियो में पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आप ही चाहते हो एग्जाम टाइम पे कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें भाई एक वीडियो में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए और मजा आ जाए, तो भाई वो बिल्कुल आपके लिए, ओके। उसके बाद कहा जाए तो जैसे कि आप लोगों को पता है एमसीक्यूज भी आजकल आने लगे हैं, तो एमसीक्यूज की सीरीज अवेलेबल है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें और भी अवेलेबल हम करवाने वाले हैं। तो भाई साथ में बने रहिए और इसका फायदा उठाते रहिए, ओके। तो अब आपको कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो भाई इसका फायदा उठाइए, और करना क्या है, तो जस्ट इन चैप्टर्स पर क्लिक करना है, वीडियो की लिस्ट आएगी, वीडियो पर क्लिक कीजिए और इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद की बात की जाए तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है मैग्नेट ब्रेन के हिंदी चैनल में भाई 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो भाई इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, चलो भाई इसी के साथ कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।